हेलो, नमस्कार। वेलकम टू ज्योग्राफी। माय नेम इज़ सिद्धार्थ और हम सब लोग मानव भूगोल में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और मानव भूगोल को पढ़ने के क्रम में हम लोगों ने जनजाति वाला जो टॉपिक है उसको शुरू किया था, जिसे हम लोग प्रारंभिक जनमानव भी कहते हैं इस विषय को, जिसमें हमने इसका सामान्य परिचय, विश्व में इनका वितरण और फिर एक जनजाति को हमने पढ़ा था कॉन्गो बेसिन की पिग्मी। और अब हम लोग आज सेमांग और सकाई जनजाति, जो कि मलेशिया की एक जनजाति है, ये भी उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में या 0 डिग्री के आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। सेमांग मुख्यतः पर्वतीय जनजाति है, सकाई कहीं कहीं पर मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है। इन जनजातियों के विषय में एक सामान्य चर्चा करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो, इसीलिए मैं इनके जितनी भी मुख्य विशेषता हैं उन्हें बहुत शॉर्ट में, बहुत ही सरल तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। तो यदि बात करें तो सेमांग लोग मलेशिया के आदिवासी लोग हैं। बेसिकली मलेशिया कहाँ है ये आपको पता होना चाहिए। मलेशिया जो है, जब आप भारत के कोलकाता से दक्षिण पूर्व की तरफ बंगाल की खाड़ी को पार करते हुए, जैसे कि मैं आपको यहाँ समझाता हूँ, ये हमारा भारत महान है और ये देखिएगा यहाँ पर कहीं पर है आपका मलेशिया, इस तरफ। तो भारत से दक्षिण पूर्व की तरफ अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ हमें मलेशिया दिखता है। बेसिकली मलेशिया के अंदर ये लोग आंतरिक पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करते हैं। मलेशिया में स्थित किसी भी एक पर्वत का नाम आप देख करके एटलस में मुझे बताइएगा। ये लोग पर्वतमालाओं के ढालों पर बिखरे हुए रहते हैं। मैंने आपको बता दिया, ये बेसिकली विषुवतीय वनस्पति और विषुवतीय जलवायु वाले क्षेत्र हैं और कहीं कहीं पर मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्र भी कहलाते हैं, जहाँ पर तापमान भी अधिक है और वर्षा भी अधिक है। इनकी कुछ एक चोटियाँ हैं जो समुद्र तल से 7 से 8 हज़ार फीट तक भी ऊंची पाई जाती है और इन क्षेत्रों में ये लोगों का निवास है। जलवायु का मैंने आपको बता दिया कि सारे वर्ष गर्म जलवायु रहेगी, अधिक तापमान रहेगा और आर्द्रता बनी रहेगी। जलवायु उतनी सम नहीं है और उतनी अनुकूल नहीं है कि मानव वहाँ पर आसानी से रह सके, परंतु यहाँ पर जनजातीय लोग रहते हैं। ऊंचे ढालू स्थानों पर भी कभी कभार ठंड भी पड़ती है और मलेशिया के जो आंतरिक भाग है जहाँ पर ये लोग निवास कर रहे हैं, वहाँ सामान्य रूप से 250 सेंटीमीटर तक वर्षा यहाँ प्राप्त हो जाती है। मतलब कुल मिला के वर्षा और तापमान की अधिकता के कारण ये लोग सघन वनस्पतिक वाले क्षेत्रों के अंदर रहते हैं। अब अगर इनके सामान्य रंग रूप की बात करें तो इनका जो शरीर का आकार प्रकार है वो निग्रो लोगों से मिलता जुलता है। ठीक है, निग्रो लोगों के अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि एक तो इनकी जो लंबाई है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लंबाई ठीक ठाक होती है, 5 फीट या उसके कम होती है। इनका जो शारीरिक जो ढांचा होता है वो गठीला ढांचा होता है, रंग डार्क होता है, काला रंग होता है या यूँ कहे डार्क ब्राउन होता है। नाक काफ़ी चौड़ी होगी, आंखें काफ़ी चमकीली होती हैं। देखिएगा आप इनकी निग्रो लोगों की आइज़ जो है वो बड़ी स्पार्कलिंग होगी, होठ मोटे होंगे और चेहरे पर एक और ख़ास बात है इसकी, यहाँ के लोगों के चेहरे पर दाढ़ी कम होती है, दाढ़ी नहीं होती है। ये एक इनकी बड़ी विचित्र सी बात है। बाल बहुत घुंघराले होंगे। अफ्रीका की जो निग्रो नस्ल है और पश्चिमी प्रशांत द्वीप समूह के जो लोग हैं उनमें काफ़ी भिन्नता है। यही कारण इन्हें नेग्रिटो कहते हैं। क्या कहते हैं? नेग्रिटो। इनकी शक्ल आपको पहले दिखा दूँ ताकि आप कनेक्ट कर पाए। ये हैं सेमांग लोग, सेमांग सकाई लोग। ये देखिएगा, ये देखिए, ये सेमांग लोग हैं। ये इनके कुछ ये मंगोलाइड होते हैं, कुछ ये निग्रोइड होते हैं, कुछ मिक्सचर के रूप में ये लोग देखे जा सकते हैं। इस क्यूट से बच्चे को मत देखो। ये जो लेडी आपकी तरफ देख रही है, इसे आप देखेंगे तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा कि जो हम लोग इनकी जो आकृति प्रकृति की जो बात कर रहे हैं वो किस तरह से है। अगर हम लोग बात करें तो इनकी जो अर्थव्यवस्था है ये अभी भी पूरी तरह से जंगल पर निर्भर है। जैसे कि पाषाण युग में या मध्य पाषाण युग में जब मानव रहा करता था तब वो कृषि नहीं करता था, वो कोई जानवर नहीं पालता था, बस इधर से उधर घूमना, जो मिल जाए वो खा लेना, नहीं तो शिकार कर लेना। इसी प्रकार का जीवन ये आज भी व्यतीत करते हैं। किसी भी स्थान पर 2 या 3 या 4 दिनों से ज़्यादा नहीं रुकते हैं और आगे से आगे बढ़ते रहते हैं। घुमक्कड़ जीवन हम लोग इनका कह सकते हैं। अगर इनके सामाजिक ढांचे की बात करें तो यहाँ पर माता पिता सहित जो है बच्चों का एक परिवार होता है जो कि अपने
एरिया के अंदर एक समूह बना के रहते हैं। जैसे कि कोई 10, 20, 50 किलोमीटर का जो एरिया होगा वहाँ पर एक समूह निवास करेगा पूरा, और वो समूह वहाँ के कुछ मूल्यवान जो पेड़ होते हैं या फल फ्रूट वाले जो पेड़ होते हैं उन पर अपना अधिकार रखते हैं कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ हम, जो हमारा समूह है, ये हम ही जो है यहाँ पर कंदमूल एकत्रित करेंगे और हम लोग यहाँ स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं। बेसिकली इनका काम होता है कि दिन भर, पूरे दिन भर ये घूमते घूमते भोजन का एकत्रीकरण करते हैं और फिर उस भोजन का उपभोग करते हैं। इस प्रकार से ये लगभग पूरे दिन भर में 8 से 10 किलोमीटर की यात्रा कर लेते हैं भोजन के लिए। अगर हम लोग बात करें कि ये लोग जब इधर से उधर जाते हैं तो जो ये शिविर डालते हैं, तो शिविर के लिए जो भी इनका वरिष्ठतम व्यक्ति होता है इनके समूह का, ये हमेशा उसकी अनुपालना करते हैं और इस व्यक्ति के ज्ञान के परे, मतलब इसकी जो इसने कह दिया उसके ऊपर ना तो कोई सत्ता है और ना ही कोई नेतृत्व है। बस जो भी इनका वरिष्ठतम व्यक्ति होता है वही तय कर लेता है कि हमें कहाँ बढ़ना है और कहाँ पे हमें डेरा डालना है। बेसिकली यहाँ पर ये जो लोग हैं ये वर्षों तक, मतलब ये आप देखिएगा कि अनेकानेक वर्षों से ये लोग इन्हीं जंगलों में निवास कर रहे हैं और इन्हीं जंगलों में यहाँ से वहाँ और वहाँ से वहाँ जाते हैं। तो इनके लिए कोई मार्गदर्शक नहीं, कोई गूगल मैप नहीं है इनके पास। इनके पास जो भी होता है वो एक्सपीरियंस होता है और जो इनका वरिष्ठ व्यक्ति होगा उसी को ये पूरी तरह से सम्मान देते हैं। जब शादी ब्याह की बात की जाए तो लगभग वयस्क पूरा, कोई भी व्यक्ति वयस्क पूरा हो जाता है उसके बाद ही उसकी शादी की जाती है। इसमें लिखा हुआ है कि वो 18 साल की उम्र पूरी कर ले, लेकिन ठीक है, वहाँ पर 18 साल काउंट किए नहीं किए, परंतु वयस्कता को हम लोग इसमें आधार बना सकते हैं कि बाल विवाह नहीं होता है, वयस्क होने के बाद ही होता है। फिर जब पति अपनी पत्नी का चयन कर लेता है उसके बाद उसके विवाह होता है और विवाह के कम से कम 2 या 3 वर्ष उसे पत्नी के घर में उनके साथ रहना पड़ता है। उसके बाद ही वो वापस अपने माता पिता के घर में आ सकता है। आप लोग सोचते होंगे ये व्यवस्था भी ठीक है। हाँ, तो कई सारी व्यवस्थाएं हैं जनजातीय समाजों में जो आपको काफ़ी अच्छी लगेगी। फिर अगर हम लोग बात करते हैं तो इनका भरण पोषण किस प्रकार से होता है, तो मैंने आपको बता दिया कि इनका भरण पोषण सामान्य रूप से कंदमूल, फल फ्रूट एकत्र करके खाने में होता है और कभी कभार ये शिकार भी कर देते हैं। अब ये कौन कौन से कंदमूल खाते हैं ये आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ खास बात है नहीं। रतालू का यहाँ पर बार बार उपयोग किया जाता है, यमस कहते हैं इसको। रतालू को ये लोग विशेष रूप से एकत्रित करते हैं और उसे विशेष रूप से खाते हैं। कंदमूल और जड़ों को ये बेसिकली क्या करते हैं, इनको निकालने के लिए ये बांस की पतली सी लकड़ी होती है, उसे आगे से तीखा करने के बाद उसका उपयोग करते हैं खोदने के लिए। फिर अगर हम लोग बात करें कि पुरुष जो है वो दिन भर भोजन एकत्रित करना और अन्य कामों में लगे रहते हैं, जबकि स्त्रियां उनके सहयोग के लिए घर के अन्य काम करती हैं। दिन के भोजन बेसिकली ये इनका कोई दिन का भोजन और शाम का भोजन फिक्स नहीं होता, ये लगभग ऐसा कहा जाता है ये पूरे दिन भर ही इनका भोजन चलता ही रहता है जब जो मिल जाए। भोजन बेसिकली ये लोग हरे बांस की जो पतली पतली लंबी लंबी लकड़ियाँ होती है उससे ये खाना पकाते हैं, उसके बीच में रख के, उसके अंदर रख करके, और उस प्रकार से इनके भोजन पकाने का तरीका होता है। शिकारी ये लोग हैं, परंतु शिकार के रूप ये बड़े बड़े जानवरों का शिकार नहीं करते हैं। चीता, बाघ, तेंदुआ, हाथी इनका शिकार नहीं करते हैं। आम तौर पर ये भी इन जानवरों से बचते हैं और शिकार के लिए ये छोटे छोटे जो जानवर हैं, चाहे चूहा है, छिपकली है, कुत्ता है, जो भी छोटे छोटे जानवर वहाँ पे मिल जाते हैं उसका शिकार करते हैं। बेसिकली तीर का अधिक उपयोग करते हैं ये। तीर के आगे विष लगाते हैं, मतलब एक कोई गोंद वाला कोई पेड़ होता है, उसके गोंद में विष होता है, उसे तीर के आगे लगाया जाता है और फिर उसका उपयोग किया जाता है। कई बार इस विष को इपोह के नाम से जानते हैं। ये देखिएगा, ये इपोह, तो ये वर्ड आप थोड़े से टेक्निकल वर्ड जब भी आए आप लोग याद कर लीजिए। तो ये उसका उपयोग करते हैं और उसी से ये लोग अपना शिकार करते हैं। फिर अगर हम लोग बात करें तो शिकार के अंदर जो इनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, एक तो वो होती है जंगली रस्सियाँ और बांस की लकड़ियाँ। ये दोनों चीज़ें ये लोग शिकार के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। धनुष, बाण और कठोर बांस की लकड़ियों के अलावा भी इनके पास जो इम्पोर्टेंट पार्ट है समाज का, अर्थव्यवस्था या इनकी सुरक्षा का, वो है अग्नि। अग्नि को ये लोग बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं और अग्नि को ये हमेशा 2 सूखी जो बेंत की लकड़ियाँ होती है उसको आपस में रगड़ के और फिर ये लोग जलाने का प्रयास करते हैं। मैंने बताया कि वहाँ पर बारिश ज़्यादा हो रही है, जलवायु आर्द्र है, तो इसमें कई बार बहुत ज़्यादा समय भी लग जाता है। तो बेसिकली ये है, और ये अग्नि को यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए 2 बांस के जो डंडे होते हैं, नलिकाएँ होती है, उसका यूज़ करते हैं। और कई जगह जो राल होता है, डामर की जो राल होती है, जैसे आपने कई बार देखा होगा जब रोड बनता है तो ब्लैक कलर का जो डामर होता है उसका भी उपयोग ये लोग करते हैं।
अगर इनके वस्त्रों की बात करें तो वस्त्र बेसिकली ये प्राकृतिक वस्त्र ही पहनते हैं, जो जंगलों के अंदर पत्तियों से और अन्य चीज़ों से जो बने होते हैं, उसी प्रकार के ये लोग वस्त्र पहनते हैं। और बेसिकली मैंने आपको बता दिया, जहाँ पे उष्ण और आर्द्र जलवायु है, तो विशेष रूप से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जो लोग निवास करेंगे तो वहाँ पर वस्त्रों की संख्या कम ही होगी, क्योंकि जलवायु ही उस प्रकार की होती है। इनके उपकरणों को मैंने आपको बता दिया है। उपकरणों में ज़्यादातर कुछ नहीं है, धनुष बाण ज़्यादातर यूज़ करते हैं। लकड़ी को औजार के रूप में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। बेंत को यूज़ किया जाता है खोदने के लिए और छीलने के लिए, और यही सारी की सारी चीज़ें इनके हैं। और ये है हमारी सेमांग जनजाति मलेशिया की, ये पर्वतों पर निवास कर रही है। एक अन्य जनजाति और है जिसे हम लोग शॉर्ट में देख लें तो ये है सकाई जनजाति। बेसिकली सकाई जनजाति भी आदिवासी लोग हैं और जन प्रजाति समूह हैं। तो ये सापेक्षिक रूप से अन्य जन समूहों से पृथक पृथक रहते हैं। और सकाई लोग सीमांकों के भागों के अलावा, जहाँ सीमांक रहते हैं उसके अलावा उनके दक्षिणी भाग में जो घाटियाँ होती है, पर्वतों की घनी घाटियाँ, वहाँ पाए जाएंगे। और मैदानी क्षेत्रों के अंदर ये लोग पाए जाते हैं। कौन? सकाई लोग, मलेशिया के अंदर ही। कुछ ज़िलों में ये निग्रेटो जो लोग हैं, उनके आसपास के जो दूसरे निग्रेटो लोग हैं, उनके साथ भी इनका कई बार अंतः मिश्रण हुआ है। फिर अगर हम लोग बात करें तो इनकी चमड़ी का जो रंग है वो काफ़ी हल्का होता है, मतलब उतना डार्क नहीं होता जितना कि सीमांग लोगों का होता है। ये पतले होते हैं और थोड़े से लंबे होते हैं सकाई लोगों की तुलना में। इनके जो शरीर पर बाल जो होंगे वो कम होंगे और काले होंगे, घुंघराले बाल होते हैं और लंबे भी बाल कहीं कहीं देखे जाते हैं। जीवन शैली जो है, इनकी जो लाइफस्टाइल है वो सीमांग लोगों से काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती है। आयताकार झोपड़ी बनाते हैं जिनकी दीवारें जो है छाल से और पत्तियों से बनाई जाती है। जिनकी दीवारें इस प्रकार की, इनकी झोपड़ियाँ होती हैं इस प्रकार की आयताकार। तो जो इनकी दीवारें हैं वो छाल की जो छज्जियाँ होती है, जो ऐसे पेड़ की छाल के निकालने के बाद जो उसके पाटियाँ बनते हैं, उससे ये लोग दीवारें बनाते हैं। और जब शिकार की बात करते हैं तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है फूंकनी। फूंकनी आपने देखी है, आपने कई बार पिक्चरों में देखा होगा कि वो एक पतली सी पाइप होती है जिसके आगे एक विष्णुमा छोटा सा तीर सा बना होता है इंजेक्शन टाइप का, उसको फूंक करके उसको फेंकते हैं आगे। और वो फूंक इतनी तेज होती है कि वो आराम से आपका 20 से 25 फीट या 30 फीट से भी ज़्यादा दूरी तक वो बहुत सटीक निशाने से ये लगा लेते हैं। तो धनुष और ये लोग यूज़ करते हैं, परंतु इसके बजाय ये लोग फूंकनी का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। ये बेसिकली 2.5 से 3.5 मीटर लंबी एक पाइप होती है और ये बाँस से बनाई जाती है। तो ये फूंकनी का भी एक अच्छा इम्पोर्टेंट है इसमें रोल। ये देखिएगा, ये आपके सकाई लोग हैं और ये जंगल के अंदर शिकार के लिए निकले हुए हैं। एक के हाथ में भाले टाइप का एक उपकरण है और एक ये फूंकनी का प्रयोग कर रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये तो ये है सकाई लोगों और ये इनके घर हैं। ये देख लीजिएगा, इनकी झोपड़ी इस प्रकार से होती है। ये ज़मीन से ऊंची झोपड़ियाँ बनाते हैं ताकि जंगली जानवरों से और अन्य जीवों से बचा जा सके। और झोपड़ियाँ प्रायः आयताकार होती है और पूरी तरह से लकड़ी और पेड़ के जो उत्पाद हैं उनका उपयोग ये लोग करते हैं। अगर हम लोग बात करें कि दक्षिण पश्चिम एशिया में फूंकनी का जो प्रयोग है वो ज़्यादा यूज़ किया जाता है, लेकिन ये लोग भी इनका प्रयोग ज़्यादा करते हैं। और इसका जो प्रयोग है सेलेबीज़ में जो है निग्रिटो जो लोग हैं उनके द्वारा सबसे ज़्यादा किया जाता है। फिर अगर हम लोग बात करें कि मानव शास्त्रियों के अनुसार सकाई जो लोग हैं वो ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी लोगों से और ऑस्ट्राइड जो लोग हैं उनसे भी काफ़ी कुछ समानता रखते हैं और उनसे भी जुड़े हुए दिखते हैं। और अगर हम लोग इनके भोज्य पदार्थों की बात करते हैं तो सेम वो वही है, कंद मूल, पेड़, बेर हैं, फल हैं और ये सब चीज़ें खाना और शिकार करना। फिर अगर हम लोग बात करते हैं जहाँ कहीं भी ये सेमांग और सकाई दोनों की दोनों जनजातियाँ काफ़ी नज़दीक रही है, वहाँ इन्होंने स्थायी खेतीहार जो लोग हैं, कृषक जो लोग हैं आसपास के, उनसे संबंध स्थापित किया है। और कहीं ना कहीं इन लोगों ने मिलकर के उनके साथ मौन व्यापार करना शुरू किया है। पिछले वीडियो में जब हम लोगों ने पिग्मी पढ़े थे तो उसमें भी कॉन्गो के पिग्मी में भी मैंने आपको मौन व्यापार की व्यवस्था बताई थी कि जब एक जनजाति के लोग जो कि शिकार कर रहे हैं और दूसरे जो लोग हैं वो कृषि कर रहे हैं, तो शिकार करने वाले या कृषि करने वाले ये क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल शिकार करने वाले लोग हैं वो अपने शिकार को ले जाएंगे और जो कृषि करने वाले लोग हैं उनके क्षेत्र में जाकर किसी पेड़ से उसे बांध देंगे शिकार को, और जो कृषि करने वाले लोग हैं वो शिकार को ले लेंगे और उसके बदले में
अपना कोई माल होगा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होगा उसको वहाँ ले जा करके लटका देंगे। तो बेसिकली ये मौन व्यापार हो गया, एक दूसरे से मोल भाव नहीं करते हैं, मिलते जुलते नहीं हैं, जो इसके बदले में वो दे दिया उसी को मान्य करके उसी को ले लेते हैं, इसे कहते हैं मौन व्यापार। तो ये लोग भी कई कई जगह पर सेमांग और सकाई जहाँ आपस में मिलते हैं वहाँ पर मौन व्यापार किया जाता है। तो आपको बस इन सब के बारे में ये पता होना चाहिए कि दक्षिण पूर्वी एशिया के अंदर मलेशिया नाम का एक देश है, वहाँ पर ये जनजाति पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु है, और कौन किस प्रकार के औजार यूज़ कर रहा है ये आपको पता होना चाहिए। कि मौन व्यापार क्या होता है और किस प्रकार से किया जाता है ये होना चाहिए। नेग्रिटो लोगों से इनकी समानता है, प्रजाति है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि किन लोगों से इनकी प्रजातीय समानता है, किस प्रकार के लोग दिखते हैं, ये आपको कुछ पता हो तो बहुत अच्छा रहता है। ये देखिएगा, ये सकाई लोग हैं, मैंने आपको बताया था ये उनका रंग थोड़ा सा हल्का होगा और ये पतले होंगे, ये सकाई लोग हैं। जबकि ये सेमांग लोगों को आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये सेमांग लोगों का एक शानदार सा परिवार है भरा पूरा। तो ये था सेमांग और सकाई लोग मलेशिया के। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जनजाति के साथ। थैंक यू वेरी मच, जुड़े रहिएगा।